नमस्कार प्यारे मित्रों। सभी बुद्धिजीवी वर्ग को और विद्यार्जन करने वाले विद्यार्थियों को मेरा सादर प्रणाम। आज का हमारा उद्बोधन या जो अभिव्यक्ति की शुरुआत आपको कुछ असहज लग रही होगी और जो हमारी क्लास की हेडिंग देख करके आप कुछ अलग सोच रहे होंगे, विचार रहे होंगे। हमेशा की तरह असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई सिलेबस विश्लेषण आपके सामने आज नजर नहीं आएगा और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे जो एप्लीकेशन को प्यार दिया, सम्मान दिया। महज 2 दिन के अंदर करीबन 180 लोगों का एप्लीकेशन से जुड़ना और उसमें केवल ज्योग्राफी के लिए एन के ज्योग्राफी परिवार, एन के ज्योग्राफी पॉइंट परिवार आप सबको खूब खूब बधाई देता है। विद्यार्थियों, मैं बात कर रहा था कि सिलेबस विश्लेषण की कई श्रृंखलाएं मैंने चलाई, लेकिन आज मुझे बैठे बैठे पिछले कुछ दिनों से विचार कर रहा था, तो आज अचानक दिमाग में एक विचार आया। 2 घटना को पढ़ने के बाद, 2 घटना को सुनने के बाद, पिछले कुछ दिनों से मीडिया में और टीवी में पढ़ा होगा आपने, सुना होगा आपने, कोटा के अंदर एमबीबीएस की उम्मीद लेकर के आए 2 छात्रों द्वारा आत्महत्या कर। पहले भी आपने ऐसी घटनाएं बहुत सुनी होगी। फिर कुछ क्षण के लिए वो अखबारों की सुर्खियां बनती है, लोगों की संवेदनाओं के साथ वो बातें जुड़ती है, लेकिन कुछ समय बाद वो बातें सिर्फ बातें रह जाती और फिर वही जिंदगी, वही चक्र शुरू हो जाता है और एक दिन बाद फिर वही घटना दोहराई जाती। एक कोटा की चीज मैंने पढ़ी और एक दिन एक मैंने लेख पढ़ा था, काफी पुराना था, दिल्ली के किसी आईआईटीएन फैमिली का किसी बेटे के आत्महत्या करने पर उनका जो लेख था। और भी बहुत सारी घटनाएं सुनी। तब मुझे ये महसूस हुआ कि जो मेरे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए वो सारे बुद्धिजीवी है, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी भी है, कई स्कूल एजुकेशन में लेक्चरर भी जुड़े हुए हैं, कई सामान्य स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, कई मेरे सहपाठी मित्र जो टीचर्स लाइन में हैं वो भी जुड़े हुए हैं, कई माताएं और बहनें भी जुड़ी हुई है। एक बुद्धिजीवी वर्ग होने के नाते हमें इस पर विचार या मंथन नहीं करना चाहिए, चिंतन नहीं करना चाहिए कि क्यों समाज ऐसा दंश झेल रहा है, क्यों ऐसी प्रवृत्तियां समय के साथ बढ़ रही है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, क्या इसको रोका जा सकता है। ऐसे अनगिनत प्रश्न जब मेरे चेतन मन में जागृत होते हैं तो ये तो हर बुद्धिजीवी के मन में जागृत होते होंगे। तब मैंने विचार किया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हम डिस्कस करें और आप तक, विद्यार्थियों तक ये बात जाए। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, प्रत्येक सुनने वाले से, कि आप अपने विद्यार्थियों तक इस क्लास को ले जाएं, उन विद्यार्थियों तक ले जाएं जो अबोध कच्ची मिट्टी के पुतले हैं। उन्हें जो परोसा जा रहा है उसको वो हूबहू ले रहे हैं। चाहे जहर परोसा जा रहा है तो जहर खा रहे हैं, पानी परोसा जा रहा है तो पानी पी रहे हैं। जो उनको परोसा जा रहा है आसपास के वातावरण में वो ले रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि इनके लेने से मेरा क्या होगा। तो हम बुद्धिजीवी वर्ग की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस भयानक वातावरण में जी रहे हर बेटे तक ये बात पहुंचाई जाए। क्या समाधान हो सकते हैं, जहां तक मेरा आइडिया, मेरा व्यू है,
कौन जिम्मेदार हो सकता है इस घटना के लिए, मैं आप तक विचार साझा करना चाहता हूं। आप अपने विचार को और जोड़िए और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आने वाले समय में हम किसी माँ की गोद को खाली होने से बचा सकते हैं, हम किसी बहन की राखी को टूटने से बचा सकते हैं, हम किसी बाप के बुढ़ापे की लाठी को टूटने से बचा सकते हैं। बहुत कुछ कहने को है, लेकिन हम अगले 10 मिनट तक इस पर मैं चर्चा करूंगा आपसे। आपको पता होगा, महाराष्ट्र और बिहार की एक गरीब या सामान्य फैमिली का बच्चा हजारों किलोमीटर दूर कोटा की उस चकाचौंध भरी दुनिया के अंदर वो प्रवेश करते हैं, इस उम्मीद के साथ प्रवेश करते हैं कि एक समय के बाद हम भी एमबीबीएस को क्लियर करेंगे, बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे, माँ बाप भाई बहन समाज और देश के सपनों को रोशन करेंगे, सपनों को हवा देंगे। इस उम्मीद के साथ वो घर से निकलते होंगे। मैंने ये बात फेसबुक पे भी मैंने पोस्ट की है, वहां भी लोगों के अच्छे रिएक्शन आए हैं। तब मैं बात करता हूं कि दो माओं ने अपनी बहुत बड़ी उम्मीद के साथ उन छोटे छोटे लालों को, जिनको बड़ी मेहनत से प्यार दुलार देकर के बड़ा किया होगा, और वो उनको एक ऊंची उम्मीद ऊंची सपने के लिए कोटा भेजते हैं कि बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन के आएगा। ये सपना माँ का भी होता है, ये सपना बाप का भी होता है। ये महाराष्ट्र के उस परिवार ने भी लिया था और बिहार के परिवार ने भी सपना लिया था। और वो बच्चे कोटा की उस भयानक गलियों में घूमते घूमते एक दिन काल के गाल में समा जाते हैं। जब ये सब घटनाएं होती है तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि कोटा में महज 2 बच्चे मरे नहीं हैं, कोटा में महज 2 लड़के नहीं मरे हैं। जहां तक मैं सोचता हूं, यूं एक दृष्टि से देखें तो एक माँ की गोद खाली हुई है, बहन की राखी टूटी है, बाप के बुढ़ापे का सहारा टूटा है, 2 परिवारों पे तो सब कुछ हुआ है। लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं कि इस घटना को सुनने के बाद कितने उन गरीब पिताओं के सपने टूट गए होंगे, या सामान्य पिताओं के सपने टूट गए होंगे, जिनको इस बात का डर पैदा हो गया है कि काश उसकी तरह मेरा बेटा भी तो कहीं न कर ले। इसलिए वो कहीं डर से अपने बेटे को वापस घर न बुला लें। हजारों ऐसे बेटे जो मीडियम परिवार के हैं वहां पढ़ रहे हैं। मुझे भी डर इस बात का है कि कुछ पिता ये अनायास कदम न उठा लें कि वो अपने होनहार प्रतिभाशाली बेटे को घर ले आए कि बेटा हम भूख नहीं मरेंगे। बहुत भयानक दुनिया है कोटा की। कुछ माँ के भी सपने टूटे होंगे। माँ का यदि सबसे बड़ा कोई प्यारा अपनत्व वाला इस दुनिया में होता है तो वो बेटा है। कितनी माँओं के सपने टूटे होंगे जब उन 2 की कहानी पढ़ी होगी। तो मैं कहता हूं कि केवल 2 लड़कों का जाना नहीं है, ये हजारों माँओं और हजारों पिताओं के सपनों का टूटना है। और रियलिटी है, मैंने कई लोगों से सुना है, एक बाप क्या सोचता है कि यदि एक ही बेटा है उसका होनहार और प्रतिभाशाली है, तो वो बाप जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अपने बच्चे को संबल प्रदान नहीं कर सकता है, उसको ये डर बैठ जाएगा कि कहीं मेरा बेटा भी सल्फास की गोलियां खा करके फांसी का फंदा गले में लेकर के या कहीं 4 मंजिल से नीचे न कूद जाए और एक दिन डॉक्टर के सपने के बजाय कहीं लाश घर पे न आ जाए। ये हर बाप के मन में डर रहता है। तब मुझे मजबूर होकर के आपके साथ ये विचार करने की नौबत आई। अब प्रश्न उठता है कि क्या मुसीबत थी उन बेटों के सामने,
जिसकी वजह से गले में स्टेथोस्कोप लटका करके घर जाने के बजाय बर्फ की पेटी में उसकी लाश गिर गई। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? कौन जिम्मेदार रहा होगा उसके लिए? क्या उनको बचाया जा सकता था? ऐसे प्रश्न हमारे दिलो दिमाग में इस समय दौड़ रहे हैं। जहां तक मैं मानता हूं, बहुत सारे मीडिया के लोगों ने इस बात को बड़े जोर शोर से उठाया, बुद्धिजीवियों ने भी इस बात को उठाया। जहां तक मैं मानता हूं, एक लड़का जिम्मेदार नहीं है, यानी इस मौत के लिए केवल वो 2 लड़के जिम्मेदार नहीं थे, इस मौत के लिए केवल एक इंस्टीट्यूट जिम्मेदार नहीं था, इस मौत के लिए वो केवल एक टेस्ट जिम्मेदार नहीं था जिसको जिम्मेदार बनाया गया बड़ी मात्रा में टीवी पे, अखबार पे। उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए माँ बाप भी मेरी दृष्टि में जिम्मेदार नहीं, अकेले माँ बाप भी जिम्मेदार नहीं है, वो टीचर भी जिम्मेदार नहीं है जिसने टेस्ट लिया था। तो कौन जिम्मेदार है? जहां तक मैं समझता हूं कि उनकी हत्या के पीछे जितने मैंने एग्जाम्पल गिनाए हैं वो सब मिलकर के जिम्मेदार है। यहां तक कि समाज भी जिम्मेदार है, सरकारें भी जिम्मेदार है, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जिम्मेदार है, टेस्ट प्रणाली भी जिम्मेदार है, वो बच्चा भी जिम्मेदार है और उस बच्चे के साथ रहने वाले बच्चे भी जिम्मेदार है और वो माँ बाप भी जिम्मेदार है। क्योंकि हमने ऐसा माहौल तैयार कर दिया है उन बच्चों के साथ, उन बच्चों के आसपास चारों तरफ जहरीली हवा है और उन जहरीली हवा को जब वो अंदर घूंट लेता है वो राम का प्यारा हो जाता है। अब मैं मूल बात करता हूं। सबसे पहला जिम्मेदार, मैं एक बुद्धिजीवी वर्ग होने के नाते, जो बच्चे IITN और MBBS की तैयारी करने के लिए जाते हैं, आज की शिक्षा प्रणाली पर मैंने बहुत बड़ा मंथन किया, चिंतन किया, विचार किया। उसके बाद मैंने पाया कि आज की शिक्षा प्रणाली में जो इवैल्यूएशन पद्धति है, जो मूल्यांकन की पद्धति है, वो अपने निम्नतम स्तर पर चली गई है, जहां तक मेरी सोच और समझ है। एक 60% वाले बच्चे का हमने मूल्यांकन सही तरीके से नहीं किया। बोर्ड में असाइनमेंट के नाम पर या आंतरिक मूल्यांकन सत्रांक के नाम पर जिस बच्चे को 10 से 12 नंबर देने थे, हमने 20 में से 20 नंबर दिए। ये गलती केवल आप नहीं करते, केवल साइंस का टीचर नहीं करता है, हम सब करते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था इस तरीके की बना दी है हमने। ये सोचना मुझे भी पड़ेगा, ये सोचना आपको भी पड़ेगा, हर टीचर को ये सोचना पड़ेगा, और विशेष करके साइंस और मैथमेटिक्स के टीचरों को और ज्यादा सोचना पड़ेगा। एक 60% वाले बच्चे को हमने 80% तक पहुंचाया। एग्जाम के बाद जिस एग्जामिनर ने कॉपी चेक की तो उन्होंने भी इतना शिथिलन बरता कि 60% के बजाय उस बच्चे को 80% पे हम ले गए। एक 60% का बच्चा जब 80% अंक ला पाता है तो उस बाप की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती है, और उस बढ़ी हुई उम्मीद, उस बाप को ज्ञान नहीं होता है कि मेरे बच्चे का स्तर क्या है, वो उस आग में झोंक देता है। अब जब वो पका ही नहीं पूरा बच्चा, उसके लिए एबल हुआ ही नहीं, और आपने आग में झोंक दिया, तो एक दिन वो जल करके राख हो जाए। और यही उन दोनों बेटों के साथ हुआ। पहली व्यवस्था जिम्मेदार है ये शिक्षण प्रणाली। दूसरा जिम्मेदार है अभिभावक या माँ बाप। अपने अल्प ज्ञान के कारण अपने बच्चे के सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जिसको वो सहन नहीं कर पाता है। मैं सभी अभिभावकों से ये कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे की क्वालिटी चेक कीजिए, आप आपके बच्चे की रुचि चेक कीजिए। आपका बच्चा कितना ही ब्रिलियंट क्यों न हो, यदि आपके उस बच्चे की रुचि गणित और विज्ञान में नहीं है तो प्यारे अभिभावकों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप उसे डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के बजाय एक अच्छा आर्टिस्ट बना दीजिए, वो बन जाएगा।
आपका होनहार बच्चा है वो बन जाएगा। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि दिल्ली का जो मैंने लेख पढ़ा था, उस लेख में उस बच्चे ने और उस माँ ने स्पष्ट लिखा था कि मैंने मेरा बेटा मेरी जिद की वजह से खोया है, मेरे पति की जिद की वजह से खोया है, क्योंकि मेरा बच्चा अच्छा सिंगर बनना चाहता था और एक आईआईटीएन बाप ने उसको आईआईटी में भेजा, इसलिए वो बच्चा डिप्रेशन में आकर के मर गया। क्या माँ बाप जिम्मेदार नहीं है? हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चे के साथ 2-3 काम कभी नहीं करें। एक तो कभी अपने बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन मत करिए कि वो फला बच्चा इतना होशियार है, वो गरीब है, उसके बावजूद इतना होशियार है, तू कमजोर है। ये नहीं करिए आप, प्लीज आप मत करिए। दूसरा, मैं आप प्रत्येक अभिभावक से ये कहना चाहूंगा कि कभी भी अपने बच्चे पर लेबल मत लगाइए। लेबल का मतलब होता है कि अपने बच्चे को होशियार को होशियारी का लेबल और कमजोर को कमजोरी का लेबल मत लगाइए। प्रत्येक बच्चे की अपनी अपनी रुचि होती है, उसके अनुसार वो कैरियर बना लेगा। कभी भी अपने बच्चे के साथ ऊंची आकांक्षा मत लगाइए। देखो, जो माँ बाप डॉक्टर नहीं बन पाए वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने की जिद कर बैठते हैं। जब बच्चा 8 या 5 साल का होता है उस समय हम डिसाइड कर लेते हैं कि बेटा डॉक्टर बनेगा। ये आप उस बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं और अक्सर आपका ये रवैया ही उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाता है। आप एनालिसिस कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए, उसके बाद पाएंगे कि कुछ हद तक अभिभावक भी जिम्मेदार है, माँ बाप भी जिम्मेदार। मैं टीचर्स वर्ग से खुले मन से अपील करना चाहता हूं कि हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है कि जो होनहार प्रतिभाशाली बच्चा है उसको सही राह तक ले जाने के लिए हम कंधे से कंधा मिला करके उसका साथ दें। चाहे वो स्कूल से निकल गया है तो भी एक प्रतिभाशाली बच्चे को उसकी मंजिल तक जाने तक अपना साथ होना जरूरी है। वो बच्चा कभी डिमोरलाइज नहीं होगा जिसको एक अच्छे गुरु का साथ मिला हुआ है। अब मैं मूल बात पे आता हूं कि इन सब के बावजूद सबसे बड़े जिम्मेदार वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है। जिम्मेदार सब है लेकिन इससे ज्यादा जिम्मेदार वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, क्योंकि आपने टेस्ट के नाम पे उन बच्चों को मशीन बनाने का काम शुरू कर दिया है। बड़ा ताजुब की बात होती है कि जब हम चंद्रमा पे जा रहे हैं, जब हमने सूर्य पे आदित्य मिशन भेज दिया है, जो लोग आज इसरो के अंदर बैठे हैं वो किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का हिस्सा शायद नहीं रहे होंगे आज से 40 साल पहले। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शायद किसी इंस्टीट्यूट का हिस्सा नहीं रहे होंगे। यार तुम क्या कर रहे हो, बच्चों को क्या मशीन बना रहे हो? टेस्ट के नाम पे टेस्ट। मैं कहता हूं आप अच्छा एजुकेशन दीजिए, आप क्वालिटी एजुकेशन दीजिए। आप हर सप्ताह के बाद, हर महीने के बाद ये जो टेस्टों की परंपरा आपने शुरू कर रखी है, यदि 2 दिन पहले बच्चा बुखार आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है और एक होनहार बच्चा आपके टेस्ट में यदि पिछड़ जाता है और उससे थोड़ा कमजोर बच्चा यदि ज्यादा नंबर ला पाता है तो उस बच्चे के साथ क्या गुजरती है ये तुम ऐसी के अंदर बैठे हुए लोगों को पता नहीं चलता। अब मजबूरन सरकार आप पे बैन लगा रही है। क्या ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? ये आपने आपकी टीआरपी बढ़ाने के लिए काम किया। इसलिए प्लीज सभी कोचिंग इंस्टीट्यूटों से मेरा निवेदन रहेगा, आग्रह है कि आप पढ़ाइए, क्वालिटी वाली एजुकेशन दीजिए, लेकिन इस टेस्टों के मकड़ जाल से छात्र को बचाइए। ये आप आज की आत्महत्या की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब मैं आता हूं विद्यार्थी पे। इस व्यवस्था के लिए, इस आत्महत्या के लिए मैं समझता हूं कि कुछ हद तक वो विद्यार्थी भी जिम्मेदार है। मैं कहता हूं कि इस दुनिया के अंदर हम क्यों आते हैं, कभी आपने विचार किया है? इस दुनिया में मनुष्य का पैदा होना अपने आप में एक अलग इवेंट से, एक अलग घटना है। अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो अरबों वर्षों बाद, लाखों वर्षों बाद आपको एक प्राकृतिक जीव के रूप में मनुष्यता प्राप्त होती है। क्या आप इसे पशु की तरह विचरण करके और खत्म कर देना चाहते हैं? कभी आपने विचार किया है कि मैं मनुष्य हूं, मेरा क्या दायित्व है, मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी हूं? ये प्रत्येक बालक को सोचना पड़ेगा। तब मैं कहता हूं कि कोई एक टेस्ट दुनिया का या जिंदगी का आखिरी टेस्ट नहीं होता है, कोई एक परीक्षा आखिरी परीक्षा नहीं होती है।
कोई एक अवसर दुनिया का आखिरी अवसर नहीं होता है। क्या वो बच्चे आत्महत्या करने के बजाय असफल हो जाते यदि वो आत्महत्या नहीं करते, डॉक्टर नहीं बन पाते, तो क्यों आप भूख मरते? नहीं भूख मरते ना, वो भूख नहीं मर सकते। तब मैं आपसे कहता हूं कि आप इस दुनिया के अंदर आए हो, किस बात के लिए आए हो? जिस माँ ने 9 माह तक आपको अपने गर्भ में रखा है, भार को सहन किया है, वर्षों तक आपको प्यार, दुलार, स्नेह, सम्मान देकर के और बड़ा किया है, क्या उस माँ की आंखों में आंसू भरने के लिए आप इस दुनिया में आए? जिस बाप ने खुद के फटे कपड़े से तुम्हारे कपड़े तैयार, खुद के फटे कपड़े पहन करके तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाए, खुद ने खून पसीना एक करके और तुम्हें एजुकेशन दिया, क्या उस बाप के बुढ़ापे की लाठी को तुम तोड़ने आए हो? क्या उस बहन की राखी को तुम तोड़ने आए हो जिसने रक्षाबंधन पर आपको बड़े स्नेह के साथ बांधी थी? इस बात पर कभी आपने विचार किया ही नहीं कि मेरे मरने से मेरे परिवार पे, मेरे समाज पे, मेरे रिश्तेदारों पे कितना भयानक दर्द होगा। ये बात आपने गौर नहीं की। आप एक मनुष्य है, आप एक मानव है, आपने मानव योनि में जीवन लिया है और आप इस तरीके से निरर्थक मर रहे हैं। ये बात बच्चों तक पहुंचनी चाहिए कि आप मरने के लिए नहीं आए हैं। आप आपके बाप का बुढ़ापा, आपके बाप के बुढ़ापे का सहारा बन सके इसलिए जिंदा रहें। आप आपकी माँ के आंसू को पहुंच सके इसलिए आप जिंदा रहें। आपकी बहन बड़ी उम्मीद से आपकी तरफ देखती है, उसके लिए आप जिंदा रहें। किसी भी असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि जीवन में बहुत सारी असफलताएं आएगी, कई तरीके का वातावरण आएगा। आप शिखर पे जाने वाले लोगों की जीवनी तो कभी कभार पढ़ लीजिए। आपने हमेशा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को रटा है, आपको स्कूलों ने मशीन बनाया है। मैं आपको कहता हूं कि आप मशीन मत बनिए। आप उन लोगों की जीवनी तो पढ़िए जो संघर्ष से ऊपर उठे हैं। आप एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़िए, आप मार्क जुकरबर्ग को पढ़िए, आप अमिताभ बच्चन को पढ़िए, आप धीरू भाई अंबानी को पढ़िए, आप सचिन तेंदुलकर को पढ़िए, आप दशरथ मांझी को पढ़िए, आप कैरोली टैकर्स को पढ़िए, आप अब्राहम लिंकन को पढ़िए। न जाने वो कौन लोग थे जिन्होंने जमीन से उठ करके और शिखर तक पहुंचा। क्या उनके सामने इस तरीके की समस्याएं नहीं आई? आपकी तरह वो यदि सोच समझ करके मर जाते तो आज इतिहास में उनका नाम नहीं होता। तो समस्याओं से हर व्यक्ति जूझता है, लेकिन सफल वही होता है जो समस्या के साथ संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है। और जो आगे बढ़ने के बजाय या तो सल्फाज की गोलियां खा ले या फंदा गले में डाल ले, वो मर जाता है। उसका इतिहास कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाता है। दुनिया उन लोगों का इतिहास याद रखती है जो समस्या से उठ करके शिखर तक पहुंचते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी इस बात को सुन रहे हैं, इस क्लास को सुन रहे हैं, आप आज से ही एक प्रण ले लीजिए कि मैं खुद तो ऐसा विचार लाऊं ही नहीं और लाऊंगा ही नहीं। साथ ही साथ मेरे आसपास वातावरण में मेरे भाई, बंधु, मित्र, रिश्तेदार जो भी है, उन्हें भी मैं ये बात बताऊंगा कि मैंने कहीं सुना है, मैंने कहीं पढ़ा है कि आत्महत्या कोई समस्या का समाधान नहीं होता है और कभी भी आत्महत्या की तरफ नहीं देखें। क्योंकि आत्महत्या करने से पहले आप 2-3 चीजों पर विचार कर लेते हैं। क्या? कि तुम्हारे खत्म हो जाने के बाद तुम्हारी माँ पे क्या गुजरेगी, तुम्हारे खत्म हो जाने के बाद तुम्हारे बाप पर क्या गुजरेगी। और यही नहीं, जिस गुरु ने तुमसे आस लगाई है कि मेरा स्टूडेंट एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा, उस गुरु पे क्या गुजरेगी, उसकी दी गई शिक्षा निरर्थक हो जाएगी। ये 3 चीजें आत्महत्या करने से पहले विचार कर लीजिए। आपको फांसी के फंदे तक जाने से ये विचार रोक सकते हैं। इसलिए आज जरूरत इस बात की हो गई है कि हम बच्चों को मशीन बनाने के बजाय मानव बनाने की सोचें। अंत में मैं विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं
कि जीवन में कोई एकांत असफलता अंतिम असफलता नहीं होती है, जीवन मरता नहीं है। जब भी आपके दिलो दिमाग में आत्महत्या का विचार आए तो राष्ट्र कवि नीरज जी की 2-4 लाइनें हैं, वो याद कर लेना। मैं हमेशा विद्यार्थियों से कहता हूं, राष्ट्र कवि नीरज जी उन लोगों के लिए ये लाइनें कह रहे हैं जो निराशा के घोर वातावरण में, चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और आत्महत्या करने को उतारू हो जाते हैं किसी एकांत असफलता के आ जाने से। उनके लिए वो कहते हैं कि सिप सिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। सिप सिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी और उसका टूटना, जो जागे कच्ची नींद जवानी। गिली उम्र बनाने वालों, भीगे बिना नहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है, कुछ मेघों के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है, चंद खिलौनों के टूट जाने से बचपन नहीं मरा करता है, कुछ द्वीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के टूट जाने से जीवन नहीं मरा करता है। इसलिए एकाध सपने के खत्म हो जाने से आप अपना जीवन खत्म मत कीजिए। और अंत में असफलता से डर डर करके, हार करके बैठ जाने वाले आदमी को कवि चिराग जैन की वो लाइनें याद रख लेनी चाहिए कि जिसको तुम नाकामी समझकर थक हार बैठ रहे हो ना। नाकामी असफलता, किसी के लिए तुम काम कर रहे हैं और असफल हो जाते हैं कि मुझे आईपीएस बनना है, एमबीबीएस सेलेक्ट होना है, और असफल हो गए, बस बैठ गए। नहीं, बैठना नहीं है, निरंतर चलना है। कवि चिराग जैन कहते हैं कि जिसे तुम नाकामी समझकर थक हार बैठ रहे हो ना, उसके ठीक 4 कदम पे तेरी मंजिल का दरवाजा है। तू मंजिल के बहुत निकट पहुंच चुका है, बस 2 कदम और चल जा, तुझे तेरी मंजिल मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी से। मुझे ये आशा और अपेक्षा है कि आप प्रत्येक विद्यार्थी तक जो कहीं न कहीं उस वातावरण का हिस्सा बन चुका है, भयानक वातावरण का हिस्सा बन चुका है, उस तक अपनी ये क्लास जाएं। ये प्रत्येक बुद्धिजीवी वर्ग का दायित्व बनता है कि आप एक स्वच्छ वातावरण वाली दुनिया का निर्माण कर पाएं, जिससे आने वाले समय में हमारी कई प्रतिभाएं जिंदी रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद।